चलें तो अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में बढ़ते हैं और ये न्यूज़ लिटरली बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी वक़्त से ये चर्चा में बनी हुई है। इसके ऊपर टीवी चैनल्स पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हो रही हैं, पैशनेट डिबेट्स हो रही हैं। इसके बारे में संसद में भी काफ़ी चर्चाएँ हो चुकी हैं। बाहर भी इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स चल रही है संसद के बाहर, वो भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप में न्यूज़ में बनी रहती है। तो काफ़ी वजूहात के चलते ये न्यूज़ खबर में बनी हुई है एंड मुझे गट फीलिंग है कि यहाँ से प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा या फिर इसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ से शायद प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चन्स आएँगे। इसके अलावा स्टेट पीएससी हो गया या जो दूसरे एग्ज़ामिनेशंस होने हैं इस साल, उसमें भी यहाँ से कुछ ना कुछ आने की संभावना है। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे, पूरा मसला क्या है, उसके एक-एक एस्पेक्ट को समझेंगे और इसको अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि फिर कोई भी सवाल यहाँ से पूछा जाए, अपने से जवाब देते बनें। तो पॉइंट ये है या फिर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीगल डिस्प्यूट ओवर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज माइनॉरिटी स्टेटस। पूरा का पूरा जो न्यूज़ है वो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर एक केस चल रहा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस की एक बेंच बैठी हुई है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस की ये बेंच बैठकर 57 साल पुराना एक मसला या फिर एक 57 साल पुराना एक डिस्प्यूट सुन रही है, जिसमें ये देखा जा रहा है या फिर ये असर्टेन किया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। इसका जो स्टेटस है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस है या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस है, इसका स्टेटस एक्चुअल में है क्या? और ये आज का क्वेश्चन नहीं है, ये आज का विवाद नहीं है, ये मसला 57 साल से फंसा हुआ है। मगर अल्टीमेटली फिर वंस एंड फॉर ऑल इसको सेटल डाउन करने के लिए अब 7 जजेस की एक बेंच बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हेड कर रहे हैं और वो लोग इस पूरे के पूरे केस को सुन रहे हैं और अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे केस का जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा, उससे हमको पता चलेगा कि ये जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वो है या नहीं है। यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या फिर वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसका कैरेक्टर माइनॉरिटी है या नहीं, ये बात हमको पता चलेगी। तो पहला सवाल जो अब हमको इस न्यूज़ में पूछना पड़ेगा अपने आप से वो ये है कि ये माइनॉरिटी कैरेक्टर नाम की ये माइनॉरिटी कैरेक्टर किस बला का नाम है? माइनॉरिटी कैरेक्टर क्या चीज़ होती है? तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये माइनॉरिटी कैरेक्टर क्या चीज़ है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या है उसको हम लोग समझते हैं। उसके बाद में फिर ये क्या विवाद है जो 57 साल से खींचा चला आ रहा है और माइनॉरिटी स्टेटस या माइनॉरिटी कैरेक्टर जो डिटरमाइन होना है इस पूरे के पूरे केस में, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि माइनॉरिटी स्टेट कैरेक्टर होता क्या है, उसकी बात करते हैं। भारत के संविधान के पार्ट थर्ड में या चैप्टर नंबर थर्ड में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 30। उसके पहले क्लॉज में ये लिखा गया है या फिर उसके पहले क्लॉज में ये बोला गया है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 30 और उसका एक क्लॉज 1 एम्पावर करता है भारत में रहने वाली सारी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को ये फंडामेंटल राइट कि वो अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस जो हैं, अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं जिस तरह से वो चाहें। बात को समझिएगा, आर्टिकल 30 क्या बोलता है? भारत में दो तरीके की माइनॉरिटीज हो सकती हैं। पहले तो हो सकती हैं रिलीजियस माइनॉरिटी जो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं। दूसरा हो सकती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो भाषा वो जो बोल रहे हैं उसके बेसिस पर वो अल्पसंख्यक हो सकते हैं। तो ये दो तरीके की माइनॉरिटीज को आर्टिकल 30 में या आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 में ये पावर दिया गया है या फिर ये फंडामेंटल राइट दिया गया है कि भैया तुम अगर चाहो तो अपने रिलीजियस और अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, रिलीजियस बेसिस पर अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं तुम उनको खोल सकते हो और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हो जिस तरह से तुम्हें ठीक लगे। सरकार इसमें किसी तरीके की दखल अंदाजी नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को ये अधिकार दिया गया है। It also ensures that state maintains equality of treatment in granting of aid to all educational institutions irrespective of their minority status। अब इसी आर्टिकल में आगे ये भी कहा गया है कि जब आपका स्टेट यानी कि आपकी सरकार जब अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट देती है, जब उनको पैसा वगैरह दिया जाता है, उनकी मदद की जाती है, तो इंस्टीट्यूशन अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के द्वारा बनाया गया इंस्टीट्यूशन है आर्टिकल 30 के तहत में, या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी के द्वारा बनाया गया इंस्टीट्यूशन है आर्टिकल 30 के तहत में, उसके बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जिस तरीके से आप दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट देते हो या उनकी मदद करते हो, एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर आप कोई एड दे रहे हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के तहत में किसी रिलीजियस या किसी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ने बनाए हैं, इनको भी आपने ग्रांट देने में किसी तरीके की आनाकानी नहीं करनी, किसी तरीके का कोई आप इनके साथ में सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते, किसी तरीके का इनके साथ में
आप कह सकते हैं कि अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, इनके साथ में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अब चाहे ये इंस्टीट्यूशन, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल पर खोला गया कोई स्कूल हो या मिड लेवल का कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई आपका हायर एजुकेशन देने वाला इंस्टीट्यूशन हो, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन देने वाला इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, मगर अगर आर्टिकल 30 के तहत में खोला गया है, तो सिर्फ इसी आधार पे कि आर्टिकल 30 में खोला गया है, किसी रिलीजियस या किसी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ने इसको खोला, इसके बेसिस पर इसके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ग्रांट देने में या उसकी कोई भी अगर मदद वगैरह करनी है उसमें। All these institutions enjoy exemption from implementation of SC, ST and OBC reservation in both admissions and employment. अब इस तरीके का अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो आर्टिकल 30 के तहत में खोला गया है, माइनॉरिटी किसी रिलीजियस या किसी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ने खोला है, तो सरकार उसको पूरा ग्रांट भी दे रही है, कोई इसके साथ में भेदभाव भी नहीं हो रहा। और इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस को यह भी अधिकार है कि अपने इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशंस होने वाले हैं उसमें और इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए उसमें जो आप लोगों को नौकरी पे रखोगे, जो एम्प्लॉयमेंट आप दोगे उस इंस्टीट्यूशन की मदद से, उसमें भी दोनों में से किसी में भी आपको एससी, एसटी या ओबीसी का रिजर्वेशन लागू करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर अपने को यह बात पता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी 50% के आसपास रिजर्वेशन होता है एससी, एसटी और ओबीसी का। और अगर कहीं पे जॉब्स वगैरह दी जाती हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन में या गवर्नमेंट के फंडेड किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उसमें भी 50% रिजर्वेशन जो है एससी, एसटी और ओबीसी का आपको कुल मिलाकर रखना पड़ता है। मगर इस तरीके के इंस्टीट्यूशन जो किसी रिलीजियस या किसी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ने चालू किए थे, आर्टिकल 30 के तहत में अगर उनको स्टैब्लिश किया गया है, तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस को ये रिजर्वेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा जिस कम्युनिटी ने ये इंस्टीट्यूशन चालू किया है, वो अपनी कम्युनिटी के लिए इस तरीके के इंस्टीट्यूशन में 50% सीटें रिजर्व कर सकती हैं। बात को समझिएगा, अगर कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन है जो आर्टिकल 30 के तहत में रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ने स्थापित नहीं किया है, सरकार ने अपनी तरफ से कोई यूनिवर्सिटी बना दी, अब इस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होंगे उसमें 50% सीटें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्व की जाएंगी। इस यूनिवर्सिटी में कुछ नौकरियां निकली, प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, दूसरे जो आपके काम वगैरह होते हैं, रजिस्ट्रार हो गया और बाकी सारी चीजें, उसमें भी अगर आपकी जो जॉब्स हैं तो उसका 50% सीटें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्व की जाती हैं। मगर अगर इसी की जगह कोई एक एजुकेशन, कोई आर्टिकल 30 के तहत में एक कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, कोई एक रिलीजन से बिलोंग कर, या कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी है या कोई लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, उन्होंने भाई अब अपना एक खुद का इंस्टीट्यूशन खोल दिया है, उन्होंने अपनी खुद की एक यूनिवर्सिटी खोल दी। अब उस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन दिए जाएंगे उसमें एक तो ये 50% का आपको कोटा रखने की कोई जरूरत नहीं है एससी, एसटी, ओबीसी में। इस यूनिवर्सिटी में जो नौकरियां निकलेंगी उसमें भी एससी, एसटी और ओबीसी का 50% कोटा रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। प्लस आप अपने खुद के रिलीजन के या फिर अपना जो भी आपकी कम्युनिटी है जिसके अधिकार का, फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 30 के तहत में आपने ये इंस्टीट्यूशन खोला है, उसके लिए आप अपने इंस्टीट्यूशन में 50% सीटें रिजर्व कर सकते हो। ये अधिकार भी जो है इनके पास में इस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट के तहत में आ जाता है। तो तो ये सारी की सारी चीजें अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन को मिल रही हैं, बात को समझिएगा, ये सारी आर्टिकल 30 के तहत में किसी रिलीजियस या किसी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ने अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए ऐसा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर स्टैब्लिश कर लिया और उसको अगर ये सारी की सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सरकार उसके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर रही, एसटी, एसटी, ओबीसी का वो अपना जो है कुछ कोटा वगैरह जो है वो भी नहीं अप्लाई करती रिजर्वेशन का किसी भी चीज में, अपने खुद के जो कम्युनिटी है उसके लिए 50% सीटें भी रिजर्व करके बैठी हुई है, तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशन को फिर आप ये बोलोगे कि इसका जो कैरेक्टर है भैया वो माइनॉरिटी कैरेक्टर है, या फिर ये माइनॉरिटी कैरेक्टर वाला, माइनॉरिटी स्टेटस रखने वाला एक इंस्टीट्यूशन है। साथ ही साथ अब सवाल ये उठेगा कि माइनॉरिटी जो है उसको किस पर्टिकुलर कम्युनिटी को माइनॉरिटी माना जाए। आर्टिकल 30 के तहत में अगर आपने इस तरीके का कोई इंस्टीट्यूशन खोलना भी है तो फिर माइनॉरिटी आप किसको मानोगे, किस कम्युनिटी को आप माइनॉरिटी मानोगे, या रिलीजियस बेसिस पर या लिंग्विस्टिक बेसिस पर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था जिसका नाम है टीएमए पाई फाउंडेशन केस, 2002 में इसका फैसला आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि यहां पर जो शब्द माइनॉरिटी इस्तेमाल हुआ है, ये जिस पर्टिकुलर स्टेट में ये इंस्टीट्यूशन खुल रहा है वहां पर जो माइनॉरिटीज की स्टेटस है उसके बेसिस पर डिटरमाइन होगा कि भाई कौन सा जो है वो कम्युनिटी माइनॉरिटी है, कौन सी नहीं। नेशनल लेवल पर माइनॉरिटी के बेसिस पर डिटरमाइन नहीं होगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर पंजाब में एक इंस्टीट्यूशन खुलता है और पंजाब में सिख समुदाय जो है वो एक इंस्टीट्यूशन खोलता है,
तो आर्टिकल 30 के तहत में उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना जा सकता, क्योंकि पंजाब में जो सिख समुदाय है वो मेजॉरिटी में है। तो इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर आर्टिकल 30 के तहत में आपने अगर, या आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 के तहत में आपने अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला है अपने आप को रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बताते हुए, तो आप रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो या नहीं हो वो किस आधार पर तय होगा कि जिस स्टेट में आपने ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोला है उस स्टेट की डेमोग्राफी क्या है। उस स्टेट में अगर आप माइनॉरिटी हो तब आपको माइनॉरिटी माना जाएगा। नेशनल लेवल पर अगर आप माइनॉरिटी हो बट उस स्टेट में आप माइनॉरिटी की कैटेगरी में नहीं आते, मेजॉरिटी में हो या फिर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में हो और आपको माइनॉरिटी नहीं माना जाता, जनरल में अगर आप आते हो इन दैट कैटेगरी, फिर आपको माइनॉरिटी नहीं माना जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में, अब वहां पर अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन खोला गया तो आर्टिकल 30 के इस क्लॉज 1 के अंदर में वो इंस्टीट्यूशन जो भी खोला जा रहा है उसको माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो यूटी है वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, ना कि ओवरऑल देश में जो देखा जाए तो मुस्लिम माइनॉरिटी में काउंट होता है। इसी तरीके से अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐसे स्टेट में चले जाएं जहां पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, तो फिर वहां पर ये बोलकर कि भाई क्रिश्चियंस ओवरऑल देश भर में जो है माइनॉरिटी है, तो हमें आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के तहत में माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाए हमारे इस इंस्टीट्यूशन को, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उस स्टेट में आपकी जो है क्रिश्चियन मेजॉरिटी है। तो आर्टिकल 30 के तहत में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 के तहत में अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला गया है, वो माइनॉरिटी कब माना जाएगा? वो माइनॉरिटी तब माना जाएगा जब उस स्टेट में जिसमें ये खोला गया है वहां पर आप डेमोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनॉरिटी में हो। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के अपने केस में ये पीएमए पाई फाउंडेशन केस में क्लैरिफाई कर दी थी। तो ये तो हो गई बात कि माइनॉरिटी का कैरेक्टर होता क्या है। फिर से वापस लौट कर आते हैं कि पूरा मसला क्या चल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, इस बात को लेकर पूरा विवाद है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्या होता है वो अपन ने देख लिया, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन संविधान में क्या लिखा गया है कि इसको आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मानोगे। अब 7 जजेस की बेंच बैठी हुई है ये डिटरमाइन करने के लिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस रखता है, इसका ये माइनॉरिटी, इसमें इसके फंक्शनिंग में माइनॉरिटी कैरेक्टर आता है एज पर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 या नहीं। ये अपने को केस समझ में आ गया। अब इस केस की शुरुआत कहां से हुई, इसका विवाद क्या है, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा केस शुरू कैसे हुआ। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं, इसके पूरे बैकग्राउंड में जाते हैं। सबसे कहानी शुरू होती है 1877 में। 1877 में एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने एक संस्था की स्थापना करी जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बात समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्ड यूज नहीं किया गया है। 1877 में सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, जिसको शॉर्ट में माओ कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जिसको शॉर्ट में माओ कॉलेज कहा जाता था, उसके नाम से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी अलीगढ़ में। ये इंस्टीट्यूशन एमओए, जिसको शॉर्ट में एमएओ कॉलेज बोला जा रहा है, इसको बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई मुसलमानों में जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है इसको दूर करना। मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात की जाए 1877 में, तो वो रिलीजियस एजुकेशन तो जो वो लेते थे, मगर वो प्रोफेशनल एजुकेशन में बहुत पीछे थे। इंग्लिश ज्यादा सीखी नहीं थी और बाकी सारी जो आपकी मॉडर्न एजुकेशन उस वक्त के हिसाब का था वो सब कुछ से बहुत, कह सकते हैं कम्युनिटी बहुत दूर थी, तो उसमें बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस देखने को मिल रही थी। अब सैयद अहमद खान ने इस बात को पकड़ा कि इस तरीके की बैकवर्डनेस के साथ में तो समाज का ये जो हिस्सा है वो बुरी तरीके से पीछे रह जाएगा बाकी कम्युनिटीज की अपेक्षा। तो अपने समाज के लोगों की आपका एजुकेशनल बैकवर्डनेस को, और एजुकेशनल बैकवर्डनेस का मतलब मॉडर्न एजुकेशन की जो बैकवर्डनेस है उसको दूर करने के लिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई 1877 में अलीगढ़ में। अब वहां से ये चलना शुरू हुआ, करते करते 1920 आया। 1920 में अंग्रेजों ने कानून पास किया जिसका नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 पास कर ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया गया था, और इसी के साथ में जो कॉलेज शुरू हो गया था, एक यूनिवर्सिटी शुरू हो गई थी, उसको चलाने के लिए एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के नाम से एक जो संस्था बन गई थी, दोनों को आपस में मिला दिया गया और इनकी मदद से एक नया इंस्टीट्यूशन निकल कर आया जिसका नाम पड़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं की थी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, चलाना शुरू किया, चलते चलते बड़ा हो गया, साथ में कॉलेज वगैरह भी चलाने लगे, यूनिवर्सिटी बना लिया। यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन पड़ा। अब ये माओ कॉलेज और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन सब मिला मिलू के अंग्रेजों ने 1920 में बना दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से एक नई संस्था, और इसके लिए बनाया गया एक कानून जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920।
अब यहाँ से कहानी चलती है 1951 में, देश हो गया आजाद। 1951 में एक ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 था, इसको अमेंड किया गया, इसमें संशोधन किया गया और इसमें अभी तक एक प्रोविजन डाला हुआ था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है, स्पेसिफिकली जो मुस्लिम्स पढ़ रहे हैं, इनको कंपल्सरीली रिलीजियस एजुकेशन लेना पड़ेगा। अब मुस्लिम्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इस्लाम का आपको रिलीजियस एजुकेशन लेना पड़ेगा। बट साथ ही साथ क्या हुआ कि बीच में और भी लोग जो हैं वहां पे पढ़ने लगे थे। अब ये कंपल्सरी मुस्लिम एजुकेशन मुसलमान अगर ले रहे हैं तो बात समझ में आती है, बट दूसरे रिलीजन के लोग जो थोड़े बहुत वहां पहुंच गए थे पढ़ने के लिए, उनको भी ये कंपल्सरी रिलीजियस एजुकेशन दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं था, क्योंकि ये उसके फंडामेंटल राइट्स या उसके राइट टू रिलीजन के अगेंस्ट में जा रहा था। तो 1951 में इस पर्टिकुलर एक्ट का अमेंडमेंट होता है और इसमें ये जो एक कंपल्सरी रिलीजियस एजुकेशन दिया जा रहा था मुस्लिम्स के लिए, खासतौर पर स्पेसिफिकली जो था ये, जिसका और भी इंटरप्रिटेशन ये निकाला जा रहा था कि भाई तुम भी सीखो, तो विवाद हो रहे थे। इन सब से बचने के लिए ये जो कंपल्सरी रिलीजियस एजुकेशन फॉर मुस्लिम का क्लॉज था, इसको उठा के अलग कर दिया। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्सिटी चलाने की व्यवस्था थी जिस पर्टिकुलर संस्था के हाथ में, जिसको बोला जाता था यूनिवर्सिटी कोड। तो ये यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी, यहाँ पे कितने कोर्सेज होंगे, एडमिशन कैसे मिलेंगे, हॉस्टल कैसे चलेंगे, जो पूरा ये आपको कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क चलाना पड़ता है, प्रशासनिक मशीनरी चलानी पड़ती है यूनिवर्सिटी की, उसके लिए एक एसोसिएशन था जिसको बोला जाता था यूनिवर्सिटी कोड। तो ये यूनिवर्सिटी कोड में 1920 का जो एक्ट था उसमें ये लिखा हुआ था कि सिर्फ इसमें मुसलमान ही आ सकते हैं और वही जो है इसमें बैठकर यूनिवर्सिटी को ऑपरेट कर सकते हैं। 1951 का जो ये प्रोविजन, ये जो अमेंडमेंट हुआ, इसमें इसको भी हटा दिया गया। तो दो बातें हुई थी। 1920 का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट है उसमें से दो बातों को अमेंडमेंट करके 1951 में निकाल दिया गया। क्या क्या किया गया है? एक तो ये बोला गया कि भैया ये जो कंपलसरी रिलीजियस एजुकेशन आप दे रहे हो मुसलमानों को, ये बंद करो, ये नहीं हो सकता। अगर किसी को लेना है तो ले, नहीं लेना है तो नहीं ले, आप उसके ऊपर थोप नहीं सकते। दूसरी बात ये, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए जो यूनिवर्सिटी कोड बनाया हुआ है इसमें सिर्फ मुसलमान होंगे, ये प्रोविजन भी अब नहीं लागू होगा, दूसरे लोग भी इसमें आ सकते हैं। यहां से कहानी 14 साल आगे जाती है, फिर आता है 1965। 1965 में इस कानून को फिर अमेंड किया जाता है। इसका अमेंडमेंट करने के बाद में ये जो यूनिवर्सिटी कोड था, इसके जो पावर्स थे, पूरी यूनिवर्सिटी चलाने की जो पावर अपने यूनिवर्सिटी कोर्ट नाम की जो इस संस्था के पास में थे, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके हाथ से ये ताकत लेकर कई सारी बॉडीज में इसको बांटा जाता है, जिसमें आपकी जो सरकार की नौकरशाही यानी कि एग्जीक्यूटिव है, उनको भी यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट में कुछ पावर दिए जाते हैं। साथ ही साथ भारत की राष्ट्रपति जो है, उनके हाथ में ये पावर आती है कि जो गवर्निंग काउंसिल अब बनेगी, ये आपका यूनिवर्सिटी कोड तो खत्म है, इसके जगह पर अब जो नई गवर्निंग काउंसिल आएगी, उसमें जो लोग नॉमिनेट होंगे, वो नॉमिनेट करने की पावर जो है भारत के राष्ट्रपति के पास में है, ना कि किसी और पर्टिकुलर संस्था के पास में। तो याद रखिएगा 1965 में अमेंडमेंट हुआ, उसमें उसके पहले 1951 के अमेंडमेंट में ये बोला गया था कि जो यूनिवर्सिटी कोड है इसमें सिर्फ मुसलमान रहेंगे, इस तरीके का कोई प्रोविजन लागू नहीं होगा। 1965 में ये बोला गया कि यूनिवर्सिटी कोड खत्म करो, इसके जगह पर जो इसकी पावर है हम लोग उसको कई सारी संस्थाओं में रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ तो यूनिवर्सिटी के अंडर ही रहेंगी, कुछ मगर आपकी चीजें हैं जिसमें हमारी जो नौकरशाही है वो या एग्जीक्यूटिव या सरकार जो है वो इंटरफेयर कर सकती है। एक दूसरा ये कि आपका ये जो पूरा का पूरा गवर्निंग काउंसिल है, जो यूनिवर्सिटी चलाने की गवर्निंग काउंसिल बनेगी अभी, इसमें जो लोग नॉमिनेट होंगे वो नॉमिनेट करने की पावर भारत के राष्ट्रपति के पास में रहेगी। इस तरीके का जो है प्रोविजन 1965 के एक्ट में किया गया, या 1965 का जो अमेंडमेंट हुआ था एएमयू एक्ट का, उसमें किया गया। अब अपना जो लीगल डिस्प्यूट है वो 1967 से शुरू होता है। यहां पे क्या बोला गया है, यूनिवर्सिटी कोड खत्म, इसकी जगह बनेगी गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल में कौन लड़का बैठेगा कौन लड़का नहीं बैठेगा ये डिसाइड करेगा भारत का राष्ट्रपति। 1965 में ये हो गया। 2 साल के बाद में इस विवाद की, जिसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट देगा, जिसके चलते 7 जजेस की ये बेंच जो है बैठकर पूरा केस सुन रही है, वो शुरू होता है। कैसे? 1967 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर होती है जिसको लगाया था एस अजीज बादशाह ने। एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से केस बनता है। ये केस है भाई साहब ने लगाया था भारत सरकार के ऊपर। इस पूरे मुकदमे में 1951 का जो अमेंडमेंट हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्ट का, और 1965 का जो अमेंडमेंट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को रिव्यू किया। और इसमें पिटीशन लगाने वाले का यानी कि एस अजीज बादशाह साहब जो थे, इसका जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने एस्टैब्लिश किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों के द्वारा बनाई गई है, इसको मुस्लिम्स ने एस्टैब्लिश किया है, तो सिर्फ उन्हीं के पास में ये अधिकार होना चाहिए कि वो इसको मैनेज करें। बात को समझिएगा, क्या बोला गया है पिटीशन 1965 में ये हुआ
कि भाई ये जो गवर्निंग बॉडी होगी, इसको बनाने की पावर किसके पास में है, इसको नॉमिनेट करने की पावर है भारत के राष्ट्रपति के पास में, प्लस सरकार के पास में अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मसलों में दखल अंदाजी करने की पावर आ गई। भाई लोगों ने 1967 में केस ठोक दिया, ये बोलते हुए कि क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों के द्वारा स्टैब्लिश की गई है, इसलिए सिर्फ उन्हीं के पास में ये अधिकार है कि किस तरह से इसको मैनेज करना है, किस तरह से इसको नहीं मैनेज करना है, उसके फैसले वो लें। इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट में 1951 और 1965 में जो अमेंडमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस में हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू किया। अब पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट ये था कि सारा का सारा जो है मुसलमानों के हाथ में सौंप दिया जाए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने स्टैब्लिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये, या फिर उस वक्त के जो 5 जजेस की बेंच बैठी थी इसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उन्होंने फैसला ये दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना तो मुस्लिम्स के द्वारा बनाई गई है या स्टैब्लिश की गई है, और ना उनके द्वारा एडमिनिस्टर की जा सकती है एज माइनॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया, दैट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नीदर एस्टैब्लिश्ड नॉर एडमिनिस्ट्रेड बाय द मुस्लिम माइनॉरिटी। ना उनके द्वारा बनाई एस्टैब्लिश की गई है, ना उसको एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने रीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है वो एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है, यानी कि संसद के द्वारा पास किया गया एक कानून है जिसके तहत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई है। तो आपका यह कहना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अंग्रेजों ने बनाई, मुसलमानों ने बनाई थी, वो आर्ग्यूमेंट ही गलत है। अगर आप ये बोलोगे कि सैयद अहमद खान ने 1877 में बनाई थी, तो वो इसलिए गलत है क्योंकि सैयद अहमद खान ने तो MAO के नाम से कॉलेज बनाया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1920 में भी अंग्रेजों ने अल्टीमेटली उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया था 1920 के एक्ट के तहत में। ये भी एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है, चलो, पर वो आजादी के पहले की बात है। 1951 में जो कानून पास हुआ है वो भारत की संसद ने पास किया है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है वो सेंट्रल लेजिस्लेशन है, वो मुसलमानों के द्वारा बनाया गया कानून तो है नहीं, वो तो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है। क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है, इसका मतलब ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो ही नहीं सकता। तो आपका जो ये आर्ग्यूमेंट है, ये माना नहीं जा सकता कि भाई ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इसलिए सब कुछ चलाने का अधिकार जो है आपकी मुस्लिम माइनॉरिटी के पास में होना चाहिए। अब जब ये फैसला आ गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इसके खिलाफ फिर देश भर में ऑब्वियस सी बात है कम्युनिटी जो थी उसने विरोध प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर फैसला आया, इसके खिलाफ फिर ये जो रूलिंग थी, इसके खिलाफ देश भर में हुए प्रोटेस्ट। इसके चलते सरकार ने, उस वक्त की जो सरकार थी, 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट को अमेंड किया, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट को 1981 में अमेंड करके इन्होंने उसमें लिख दिया कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी स्टेटस रखती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि तो ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ये केंद्रीय कानून के तहत में बनाई गई है, संसद के पास किए हुए कानून के तहत में बनाई गई है, इसलिए इसको माइनॉरिटी नहीं माना जा सकता। विरोध प्रदर्शन हुआ, सरकार झुक गई, या सरकार डर गई फॉर दैट मैटर, और 1981 में ये कानून पास करती है कि नहीं, ये अमेंडमेंट करती है कानून में और लिख देती है कि नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम पलट रहे हैं, एंड ये तो भाई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो 1981 में ये व्यवस्था हो गई। उसके बाद से एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पर अब ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काम कर रही थी। अब आते हैं 2005 में। 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पीएचडी के जितनी भी सीट्स हुआ करती थी उस वक्त में, उनमें से 50% सीटें मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए करनी रिजर्व। 2005 में, 1981 में उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मान लिया गया सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया, और उसके बाद से कहानी अब चल रही है। साल 2005 आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक नया कानून बनाया जिसमें यह बोला गया कि भाई पीएचडी के जितने कैंडिडेट्स हैं उसकी 50% सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व होंगी। अब ये जो फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने लिया और अपने पीएचडी की सारी सीट्स में से 50% सीट्स मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व करी, तो इसके खिलाफ डॉक्टर नरेश अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति, या फिर एक व्यक्ति जो थे, वो कोर्ट चले गए, और 2005 उन्होंने फिर जो है इस पर्टिकुलर चीज के खिलाफ में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका ठोक दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में, जिसका नाम है डॉक्टर नरेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में 2005 में ये रूलिंग दी कि 91 आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2005 का ये जो केस है डॉक्टर नरेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें पहले तो उन्होंने ये रूलिंग दी कि जो तुमने एक कानून बनाया है कि भाई एएमयू में 50% सीटें मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं, ये खत्म, तुम इसको नहीं कर सकते, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि तुम ये जो बोल रहे थे कि भाई हम ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं, 50% सीट्स इसलिए रिजर्व कर रहे हैं क्योंकि हम एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के नाम पर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के तहत में हम लोग 50% जो सीटें हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए या अपने कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बोला कि आपका जो 1981 का अमेंडमेंट है, जिसके बेसिस पर आप ये बोल रहे हो कि आप एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो, वो अल्ट्रा
वायर्स है, यानी कि वन कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अवैध है, वो लागू ही नहीं होता। बात को समझिएगा कितना खतरनाक खेल हो गया कि 50% सीटें पीएचडी कैंडिडेट्स की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने करी रिजर्व। इसके खिलाफ कोई व्यक्ति चला गया केस में, केस लड़ने, इसके खिलाफ कोई व्यक्ति चला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तर्क यह था कि 1981 में सरकार ने कानून बनाकर हमको एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाया है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पर क्लॉज आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के तहत में हम लोग 50% सीटें रिजर्व कर सकते हैं। कोर्ट ने पहले बोला कि एक तो तुम ये कर नहीं सकते, दूसरा ये कि जिस पर्टिकुलर एक्ट के तहत में तुम ये बात बोल रहे हो वो 1981 का एक्ट असंवैधानिक है, नल एंड वॉइड है, अल्ट्रा वायर्स है, वो लागू ही नहीं होता। अब जैसे ही ये फैसला आ गया तो इसके खिलाफ 2006 में भारत सरकार और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोनों साथ में चले गए सुप्रीम कोर्ट। ये जो हाई कोर्ट का फैसला था इसके खिलाफ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार दोनों साथ में पार्टी बनकर चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब यहां से फिर केस चलता रहा 2014 में ऑब्वियस सी बात है सरकार बदल गई। तो सरकार बदलने के बाद में 2016 में यूनियन ऑफ इंडिया ने 2016 में यूनियन ऑफ इंडिया या भारत सरकार ने कोर्ट में यह बोला कि भाई हम अपने आप को इस केस से अलग कर रहे हैं और अब हम मानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। वो पुरानी सरकार का जो भी मत रहा हो उन्होंने जब आपका ये केस फाइल किया था, बट हम आज की तारीख में यह मानते हैं या फिर हम लोग ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। ये बात 2016 में केंद्र सरकार ने कह दी और उसके साथ ही केंद्र सरकार इस पूरे के पूरे केस से हटकर अलग हो गई। उसके बाद से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये केस अकेला जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है और अब शायद इसका फैसला बहुत जल्दी आने वाला है, तो फिर ये पूरा का पूरा जो मसला है वो गर्मा गया है। ठीक है जी, ये पूरी की पूरी कहानी है। एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। 1877 से शुरू हुआ, 1920 में एएमयू एमएओ कॉलेज के रूप में 1920 में आपका ये बनकर तैयार एक्ट पास हुआ, एएमयू बना। 1951-65 में अमेंड हुआ, उसके बाद में 67 में ये फैसला आ गया, जिसके चलते फिर 67 में ये फैसला आ गया, उसके चलते यहाँ पे विवाद वगैरह होने लगे, उसमें फिर आपका 1981 का अमेंडमेंट हो गया। 2005 में फिर ये इन्होंने एक डिसीजन ले लिया, इसके खिलाफ लोग कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी हो गई, जिसमें भारत सरकार और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोनों शामिल थे। 2016 में भारत की सरकार या केंद्र सरकार जो थी पट्टी मार गई और उसके बाद से एएमयू अकेला इस केस को लड़ रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मुकदमा आया है और इसके ऊपर अब जब सारी बातचीत हो गई है, जो भी आपके जेरा वेरा जो भी अब चलनी है आगे, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्या करता है, कोई भी उसके सामने अगर मसला आता है तो वो उसको डिसाइड करने के लिए उसमें से जो भी लॉ या फैक्ट के क्वेश्चंस बनते हैं उनको फ्रेम करता है। पूरा मसला सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट लॉ या फिर फैक्ट के बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस बनकर आते हैं उनको फ्रेम करता है और उन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट फिर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है और संविधान की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन करने के बाद में उनका फैसला सुनाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को सुन चुकने के बाद में या फिर इनके सामने जो पूरा मैटर रख दिया है उसके बाद में दो क्वेश्चंस निकाले हैं लॉ के बेसिस पर या फैक्ट के बेसिस पर। दो क्वेश्चन यहां से इस पूरे मसले से निकाले हैं। पहला, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, किसी यूनिवर्सिटी को, किसी कॉलेज को, किसी स्कूल को अगर आपने माइनॉरिटी स्टेटस देना है तो किस बेसिस पर आपने उसे माइनॉरिटी स्टेटस देना है, क्या वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर आप इसे माइनॉरिटी स्टेटस दोगे। पहला क्वेश्चन कि अगर तुम किसी को चुन्नू लाल डिक्लेयर कर रहे हो या मुन्नू लाल डिक्लेयर कर रहे हो तो चुन्नू लाल या मुन्नू लाल डिक्लेयर करने के पीछे की वजह क्या है, या इसको मैं सिर्फ एक फनी तरीके से बोल रहा हूं कि अगर किसी को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा रहा है तो माइनॉरिटी स्टेटस क्यों दे रहे हो। वो लाल शर्ट पहनता है, पीला पैंट पहनता है, या साइड से मांग निकालता है, या फिर वो क्या करता है, आखिर वो ऐसी उसमें क्या खास बात है, उसमें तुम्हें क्या दिख गया, वो ही मैन है, वो सुपरमैन है, वो टॉम क्रूज है, वो क्या है आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है कि भाई तुम उसे माइनॉरिटी का स्टेटस दे रहे हो। तो पहले तो ये बताओ कि व्हाट इज द क्राइटेरिया, क्या वो आधार है जिसके बेसिस पे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माना जाएगा, पहला। दूसरा, वेदर एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्टैट्यूट और एक्ट कैन एंजॉय सच स्टेटस, यानी कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को किसी कानून के तहत में बनाया गया है, चाहे केंद्र सरकार कोई कानून पास करके कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बना रही है या कोई आपका राज्य सरकार इस तरीके का कोई कानून पास करके कोई इंस्टीट्यूशन बना रही है, तो क्या उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माना जा सकता है। सवाल समझिएगा,
पहला तो ये कि अगर तुम किसी को आर्टिकल 30 के तहत में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मानते हो तो कैसे मानते हो, डिटरमाइन कैसे करते हो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, चलो इसका जवाब दे दो। उसके बाद में अगर कोई इंस्टीट्यूशन इस तरीके का किसी कानून के तहत में बनाया गया है, सरकार ने या तो केंद्र सरकार ने पास किया है या फिर आपका राज्य सरकार ने अगर इस तरीके के कानून को पास किया है और उसकी मदद से ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, तो फिर क्या इस तरीके के इंस्टीट्यूशन को आर्टिकल 30 के तहत में जो भी आपका क्राइटेरिया है, जो उसका जवाब आपको पहले देना पड़ेगा, उसके बेसिस पर एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट माना जा सकता है, हाँ या ना? इन दोनों सवालों का जो भी जवाब अब निकल कर आएगा, इस पर्टिकुलर जवाब को निकालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इन इन दो सवालों का जवाब देने के लिए अब संविधान की व्याख्या की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन किया जाएगा और इसके बेसिस पे फिर ये दो सवालों का जो भी जवाब निकल कर आता है, उसके बेसिस पर फिर आपका जो ये सुप्रीम कोर्ट है, उसका 7 जजेस का ये बेंच फैसला सुनाएगा कि भाई ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मानना है या नहीं मानना है। और एक बार जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट में ये फैसला आ गया, तो ये बड़ा पाथ ब्रेकिंग फैसला होगा, क्योंकि ये फैसला उसके बाद में एक प्रेसिडेंट सेट कर देगा ऑन द राइट्स एंड द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ऑल द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। यानी कि भारत में इस वक्त में जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं या आर्टिकल 30 के तहत में जितने इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस माना गया है, एक्चुअल में उनमें से कौन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और कौन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, कौन सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का फायदा उठा रहा है और मलाई खा रहा है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब इन दो सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट देगा संविधान की व्याख्या करने के बाद में, और इस पर्टिकुलर जो केस है इसका फैसला देगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर क्या है, माइनॉरिटी कैरेक्टर है, मेजॉरिटी कैरेक्टर है, जनरल कैरेक्टर है, क्या कैरेक्टर है वो डिटरमाइन करेगा। जब ये चीज निकल कर आएगी तो यहां से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की राइट्स और उनकी लीगल रिकॉग्निशन, उनको जो भी प्रिविलेजेस और बाकी सारी चीजें मिलती हैं, कई बार जो सरकार जो है कई बार अपनी पॉलिटिक्स के चलते भी अगर इस तरीके के खेल खेलती है कि कैसे ऐसे इंस्टीट्यूशन जो शायद डिजर्व नहीं करते हैं उनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना देती है, या ऐसे इंस्टीट्यूशन जो डिजर्व करते हैं उनको रिकॉग्निशन नहीं देती है। इन सारी चीजों के ऊपर भी हमारे पास में एक दिशा निर्देश आ जाएंगे, एक लीगल जो है आपके पास में एक कह सकते हैं नजीर हो जाएगी, और उसके बाद में फिर इस तरीके की सारी चीजों पर विराम लग जाएगा। तो जो भी फैसला निकल कर आता है वो आने वाले वक्त में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के भविष्य, उनके राइट और उनके लीगल रिकॉग्निशन के ऊपर एक मील का पत्थर साबित होगा, ये बात तय है। तो ये जो है पूरी कहानी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जो ये पूरा मसला है इसकी। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो अपने को याद, यहाँ से अगर क्वेश्चंस आए तो मेंस में ही आएगा, और अगर प्रीलिम्स में आया तो आर्टिकल 30 में जो आपकी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं इसके ऊपर कुछ लिखने के लिए आ सकता है। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने शुरू करी थी, या जब शुरू हुई थी तब इसका नाम क्या था, कब ये एएमयू बना, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। सैयद अहमद खान साहब जो हैं इनके जीवन पे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। बाकी क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिलीजन वगैरह का तड़का लगा हुआ है, इस पूरे के पूरे केस में माइनॉरिटीज वगैरह की बात उठ रही है और उसके ऊपर बड़ी जमकर गंदी किस्म की राजनीति भी हो रही है, तो बाकी चीजें थोड़ा सा कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर और कोई क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। मगर ये पूरी कहानी जो है इस तरह से निकल कर आई है, और इसमें जो भी फैसला आता है पाथ ब्रेकिंग फैसला होगा और इम्पैक्ट जरूर करेगा, इतना तय है। तो अपने लिए एज एन एस्पिरेंट आर्टिकल 30 या फिर यूं बोलूं कि 29-30 जो आपके माइनॉरिटीज को जो राइट्स वगैरह दिए गए इनके बारे में पढ़ना आपको जरूरी है। सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ना जरूरी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो पूरी हिस्ट्री रही है, बेसिक आपको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना जरूरी है। इतने क्वेश्चंस अपने लिए यहाँ से बनकर तैयार होते हैं, और ये पूरा जो मसला है मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दिया। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, चलें देखते हैं सर।